So, our today's topic of discussion is aptitude. राइट, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, मेंटल एप्टीट्यूड, दैट इज ओनली द एप्टीट्यूड। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एप्टीट्यूड पे करेंगे, और एप्टीट्यूड के बारे में सारे इन्स एंड आउट्स मैं आपको बताऊंगा। कैसे इसको इंक्रीज करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, और कैसे ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। राइट, और especially today we are having as our crowd the students of class 9th and 10th. So what is the importance of 9th and 10th? Let us first understand that कि भैया 9th और 10th की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। 9th और 10th जो है, जो हमारा करिकुलम सिस्टम डिजाइन है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ईयर्स। इसमें आप सारी चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो, इसमें आप साइंस भी पढ़ रहे हो, एसएसटी भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, सारी ही चीजें, कंप्यूटर्स है, सारी ही चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं इन अ जनरल वे। अगर हम साइंस की भी बात करें तो स्पेसिफिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर हम एसएसटी की बात करें तो स्पेसिफिकली हिस्ट्री अलग से, पॉलिटी अलग से आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सारी ही चीजें जो हैं वो आपको पढ़ाई जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ईयर। ठीक है, और यहां पे जो चीजें आप पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ्स के अंदर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे वो साइंस के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यार जो 9th 10th में आपको साइंस पढ़ाई जा रही है ना, दैट इज नथिंग बट द जनरल नॉलेज ऑफ साइंस। राइट, जो मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है दैट इज नॉट बेसिकली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के असली दर्शन तो आपको क्लास 11th में होंगे। ये आपका एप्टीट्यूड एनहांसमेंट है। ठीक है, हर चीज की आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी ज्योमेट्री की, थोड़ी आपकी मेंसुरेशन की, थोड़ी सी अलजेब्रा की। ठीक है, हर चीज की पार्शियल नॉलेज आपको दी जा रही है, और इसके बेसिस पे विद इन दिस 2 years यू विल बी डिसाइडिंग एक्चुअल करियर पाथ। फिर आप डिसाइड करते हो 11th में जाकर के कि हमें लेना क्या है, हमें किस करियर पाथ पे जाना है। ठीक है, क्या हम मैथ्स लेकर के इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे, या हम बायोलॉजी लेकर के मेडिकल साइड में जाएंगे, या हम कॉमर्स लेकर के एक अच्छा सीए बनने का ट्राई करेंगे, या हम ह्यूमैनिटीज लेकर के मास कॉम का कोर्स करेंगे, जर्नलिज्म का कोर्स करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर कट चीजें आ जाती हैं। 9th 10th के बाद हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पता चल जाती हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है, अगर हम किसी स्टूडेंट से कभी जनरल बात करें, पूछें कि यार एसएसटी कैसे लगती है, सर बहुत बोरिंग है सर, मजा नहीं आता एसएसटी में, बहुत रटना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है, वो कहते नहीं एसएसटी बहुत अच्छी लगती है, या मैथ्स में पंगा है। ठीक है, बनते नहीं क्वेश्चन, और एग्जाम में उल्टपटांग पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछते नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबका ओपिनियन अलग अलग होगा, सबके कोर्स चॉइसेस अलग अलग होंगे। ठीक है, एक कॉमन सब्जेक्ट जो सबको पसंद आ रहा है इंग्लिश, नंबर आ जाते हैं अच्छे, एक दिन पढ़ लो इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाते हैं। इस बार पता चला कि एमसीक्यू टेस्ट हुआ बोर्ड का, तो इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आ गई। राइट, ये भी गड़बड़ हो गया मामला। तो ऐसा कोई कॉमन सॉल्यूशन है क्या? मतलब ऐसी कौन सी चीज है हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, जो हमारे चॉइसेस को डिफरेंट कर रही? क्या इसका लेना देना हमारी फैमिली बैकग्राउंड से है, या इसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? ठीक है, क्या एक्चुअली हमें पता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या जस्ट एक डिजायर है कि हाँ भाई फैमिली में सारे लोगों ने पीसीएम लिया तो हम भी पीसीएम ले लेते हैं। राइट, और क्या हमें सारी फील्ड की नॉलेज है? जैसा कि हमेशा हम 9th और 10th के स्टूडेंट्स को बोलते हैं, 9th इज द बेस्ट टाइम, लेकिन अगर आप 10th में हो, थोड़े लेट जरूर हो, बट स्टिल यू शुड ट्राई एंड डू इट। ठीक है, कि अपनी कैरियर चॉइस पहले क्लियर कर लो। और कैरियर चॉइस क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि हम ये चूज कर लें कि हमें ये बनना है। राइट, करियर चॉइस क्लियर करने का मतलब ये होता है कि हम ये डिसाइड करें कि हमने क्या करना है 12th के बाद, और जो करना है उसके लिए राइट पाथ क्या है। राइट, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को देख लोगे, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात कर लें, चाहे मेडिकल की बात कर लें, चाहे सीए फाउंडेशन की बात कर लें, सिलेक्शन रेशियो 1 से 5% के बीच ही होता है। टोटल अपीयरेंस का 5% क्राउड ही सेलेक्ट होता है। राइट, तो आपको उस टॉप 5% में आने के लिए करना क्या होगा? और बिलीव मी,
कि 5% क्राउड की बात कर रहे हैं, तो 70 से 80% क्राउड तो सिर्फ इसलिए छट जाता है क्योंकि उन्हें राइट ट्रैक ही नहीं पता होता, शायद वो गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी क्या है, राइट। शायद उन्हें यही नहीं पता होता कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है। मैं ये नहीं बोलता कि एप्टीट्यूड आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, लेकिन एप्टीट्यूड एक बहुत मेजर रोल आपका प्ले करता है, ठीक है। अब ये एप्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वे ऑफ एनहांसमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि भाई हमें क्लियर कट ये पता होता है कि किसी भी समय पे अगर हम फंस जाएं, राइट, तो हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो इसी चीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक चीज बहुत पहले किसी फिलोसोफर ने बोली कि एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज अ वेस्ट। जो मैंने लिखा है यहां पे जस्ट उसका उल्टा, उसने बोला कि एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज अ वेस्ट। मतलब आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है लेकिन आपके पास राइट एटीट्यूड नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। लेकिन थोड़े दिन बाद इसका रिवर्स आया कि एटीट्यूड इज ऑल्सो यूजलेस विदाउट एप्टीट्यूड। आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका एप्टीट्यूड वीक है। देखो मैं बार बार बात कर रहा हूं, मैं इंटेलिजेंस वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, इंटेलिजेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में डिफरेंस है। मैं आईक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एप्टीट्यूड क्वोशंट की बात कर रहा हूं, राइट। अब जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं एज अ होल, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब हमेशा ये होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपकी सारी चीजें डेवलप हो, ठीक है। और इसमें आपका एप्टीट्यूड जो होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट। एप्टीट्यूड का सिंपल मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप मेरे से पूछो कि आप बात कर रहे हो एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? क्या मैं मैथमेटिकल स्किल की बात कर रहा हूं? नहीं, ठीक है, मैं मैथमेटिकल स्किल की बात नहीं कर रहा हूं। सिंपल क्या है? एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बस ये आपके पास में होना चाहिए। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आपके अंदर है, इसका मतलब आपका एप्टीट्यूड अच्छा है। मतलब सचिन तेंदुलकर का मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रांग है बट एप्टीट्यूड अच्छा है। इसका मतलब उसको ये पता है कि भैया जब मैं ऑन द क्रीज हूं तो ही टेक्स द डिसीजन वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर बैट्समैन, कि किस तरह की बॉल को मेरे को किस तरह से हुक करना है। सो दैट इज द एप्टीट्यूड ऑफ क्रिकेट, वो उसका बहुत स्ट्रांग। तो एप्टीट्यूड का सिंपल मतलब आप किसी भी फील्ड में उस फील्ड की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। आप एग्जाम देने गए, राइट, आप पेपर में अपीयर हुए, सपोज करो पेपर अचानक बहुत टफ आ गया। नाउ यू हैव टू डिसाइड विद इन अ मोमेंट कि बॉस मेरा अप्रोच अब इस पेपर में कैसा होना चाहिए, सिंस आई कैन ऑब्जर्व कि पेपर टफ है, कोई भी क्वेश्चन देखे सुने से नहीं लग रहा है। नाउ हाउ शुड आई अप्रोच दिस पेपर? ये क्रिटिकल थिंकिंग है, दैट विल बी रिक्वायर्ड देयर। क्वेश्चन सॉल्व करना वो तो सेकंड पार्ट है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई ये मेरे टॉपिक बहुत तगड़े, पहले इनके क्वेश्चन को करते हैं, राइट। ताकि एक दो क्वेश्चन अगर बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो कई बार क्या होता है, हायर कॉन्फिडेंस में वो चीजें जो हमें नहीं आ रही होती वो भी समहाउ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन मान लो अगर हमने पहला क्वेश्चन वैसा चूज कर लिया जो ऑलरेडी हमारा टॉपिक वीक था, और हमने वही क्वेश्चन भी चूज कर लिया, वो हमसे नहीं बना, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो जाएंगे, राइट। हमेशा ये बोला जाता है यू शुड नॉट वर्क ऑन योर वीकनेसेस। देखो पहले चलता था अपनी वीकनेस को इंप्रूव करो, लेकिन अब ये बोला जाता है फाउंडेशन ईयर में हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भगवान ने सबको बनाया है एक यूनिक एबिलिटी दे करके। तो डोंट ओनली रिलाई ऑन योर वीकनेसेस कि हमारी ये वीकनेसेस को तगड़ा करना है, आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, उस पर और ज्यादा वर्क ऑन करो, राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना ही एप्टीट्यूड होता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है ये तो बहुत ज्ञान की बातें हो गई, एक्चुअली एप्टीट्यूड का रियल मीनिंग क्या है? ठीक है, हम बोलते हैं ना दिमाग को दौड़ना चाहिए हमेशा हमारे, तो देखो यहां पे हम लोग दिमाग को दौड़ा के बता रहे हैं। देखो मैं आपको एप्टीट्यूड बहुत सिंपल टर्म से बताता हूं। अगर आपको रात को सोते समय में उठाकर कोई पूछे टू का टेबल बता दो, आप बड़े प्यार से बता दोगे।
अगर रात के 2 बजे भी नींद से कोई उठा के पूछे भैया आपका फेवरेट फूड क्या है, आप बड़े प्यार से बता लोगे। अगर आपको रात के 2 बजे कोई उठा के बोले, ठीक है, आप में शायद कुछ लोगों को आता भी होगा, लेकिन अगर कोई अचानक से बोल दे कि ये बताओ कि 19 का टेबल क्या होता है, तो प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम वही चीज इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है चीज। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारे सक्सेस पे 92% एक्टिवेटेड रहता है, मतलब ये चीज मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और कॉन्शियस माइंड, जिस माइंड से अभी आप मुझे सुन रहे हो या जिस माइंड से मैं आपको सुना रहा हूं चीजें, ठीक है, ये आपका क्या है? अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड ओनली पार्टिसिपेट 8% इन आवर लाइफ। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि 24 घंटे के अंदर पढ़ी हुई चीज का 84% पार्ट जो होता है आप भूल जाते हो। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टडीज बोलती हैं। आज आप कोई चीज पढ़ाई करो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो आफ्टर 24 आवर्स 8% जो होता है वो निकल जाता है। अच्छा, हमारी पढ़ने की हैबिट बहुत बचपन से अच्छी डाली गई। जैसे टू का टेबल होता था, तो टू का टेबल हमारी टीचर गाना गा के भी सिखाती थी, ऐसे भी सिखाती थी, रोज प्रैक्टिस कराती थी, स्किप काउंटिंग कराती थी। धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस के बाद में हमें आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ हमें टू का टेबल बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाता था, और वो आज तक याद है। एप्टीट्यूड क्या करता है? जब आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, जिसे, ये एप्टीट्यूड मैंने नहीं बनाया है, ये मैं आपको सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं जो लोगों ने बनाए हैं। एप्टीट्यूड हमारे इस ब्रिज को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है जिनका एप्टीट्यूड तगड़ा है, एक तो एप्टीट्यूड आपका गॉड गिफ्टेड, जो आपको ऑलरेडी बाय बर्थ आपके पास में है, और दूसरा होता है जिसे आप थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में शार्पन कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? जब आप एप्टीट्यूड पे काम करते हो, कैसे काम करना है एप्टीट्यूड पे, मैं उस पार्ट पे भी आ रहा हूं। जब आप एप्टीट्यूड पे काम करते हो तो उस समय क्या होता है कि एप्टीट्यूड का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई फॉर्मूला सीखना है, ये कॉमन सेंस की बात चल रही है। तो जब आप उस चीज को तगड़ा करने के लिए प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो यू विल बी गुड इन स्पोर्ट्स, यू विल बी मोर लॉजिकल, राइट, यू विल बी गुड एट एवरीथिंग, यू विल बी गुड एट एसएसटी। एसएसटी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार अच्छा मेरे पास में ये एसएसटी है, तो मुझे कैसे इसका आंसर पढ़ना है, मुझे कैसे शॉर्टकट्स क्रिएट करना है, राइट, सो दैट मैं एसएसटी का मेरा पेपर अच्छा जाए। यू विल बी गुड एट डिसीजन मेकिंग। तो गुड एट डिसीजन मेकिंग मतलब हमें काम कहां करना है? हमें काम करना है सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई चीज सामने आ जाए तो इमीडिएटली पांव ब्रेक पे चला जाता है, राइट, हमारा पांव इमीडिएटली ब्रेक पे चला जाता है और पूरी ताकत से ब्रेक लगा लेते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फिटेड है कि भैया ऐसी सिचुएशन में आपको ब्रेक लगाना है। और सबकॉन्शियस माइंड ने वो इंफॉर्मेशन सिचुएशन को देखते हुए तुरंत ही कॉन्शियस माइंड को भेज दी। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये जो ब्रिज है ना, ये स्ट्रांग होगा तो आपकी स्टडी स्ट्रांग हो जाएगी। आप क्वेश्चन बनाने बैठे एग्जाम में और अचानक से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इंफॉर्मेशन भेज दी कि बॉस इसमें ये लॉजिक लगेगा, क्वेश्चन आपसे 10 सेकंड में बन जाएगा। अगर सबकॉन्शियस माइंड ने वो इंफॉर्मेशन नहीं भेजी तो हो सकता है क्वेश्चन ना भी बने। दैट इज द रियल गेम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सारा खेल 3 घंटे में ही खत्म हो जाना है, चाहे आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आपका सीए फाउंडेशन का हो। सारा खेल 3 घंटे के अंदर में खत्म हो जाएगा वहां पे। लेकिन उस 3 घंटे के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास 9 से शुरू हो जाती है, इसलिए हम 9-10 को फाउंडेशन ईयर बोलते हैं, राइट। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसा कि उसैन बोल्ट का स्टेटमेंट था कि व्हेन ही विन गोल्ड मेडल एट ओलंपिक, द 100 मीटर की रेस जो होती है वो 9.54 सेकंड के खत्म कर दी उसने, ठीक है। मतलब उसने ये बोला कि टू अचीव दिस 9 seconds ऑफ एक्सीलेंस आई हैव गिवन 9 years ऑफ माई लाइफ। मतलब उस 9 सेकंड पे, 9.54 सेकंड पे उसैन बोल्ट को खत्म करने के लिए उसने 9 साल बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करी, तब जाके वो 9.54 पे आया। दैट इज वॉट इज द ग्रिप जो आप मैं बात कर रहा हूं आपको, ये गैप को ब्रिज करने की। हमें अपने सबकॉन्शियस में इतनी इंफॉर्मेशन इतने सिस्टमेटिक वे में डालनी है, बार 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 बार, ठीक है। देखो हमारा ब्रेन के अंदर भी कुछ ऐसा तो नहीं कोई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फिटेड है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता ना। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तो हम देख पाते हैं, हम उसे चेंज कर पाते हैं। ब्रेन के अंदर का सॉफ्टवेयर आप देखने जाओगे, अगर सिर खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा? मसल्स दिखेगी, वेन्स दिखेंगे,
तो कुल मिलाकर के कुछ वेन्स का जो डायमीटर है, कम ब्लड फ्लो हो रही है, वहां पे काम करोगे तो ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगेगी। बस हमें इतना ही काम करना है, हमें उसको परेशान करना है। जैसे अगर आपको सिक्स पैक एप्स बनाना है तो आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, वैसे ही ब्रेन को अगर आपको एप्टीट्यूड एनहांस करना है तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो एप्टीट्यूड का मैंने बेनिफिट ऑलरेडी आपको बता दिया। मैं आपको इस पे कुछ चीजें एग्जांपल्स के साथ भी बता देता हूं, ठीक है। पहला तो ग्रास्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, टीचर एक बार बताएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वो क्या बोल रहा है। यू कैन कोरिलेट विद द इवेंट। कई बार आपने क्लास में भी देखा होगा, शायद आप भी उनमें से एक होगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम कुछ बताते हैं और वो अचानक से खुद ही एग्जांपल देना शुरू कर देते हैं, हाँ सर ऐसा होता है, हाँ सर ऐसा होता है, हाँ सर ऐसा होता है। उनकी एप्टीट्यूड हायर है, उन्होंने तुरंत लॉजिक से रियल एग्जांपल से कोरिलेट कर लिया, राइट। जैसा मैंने बताया डिसीजन मेकिंग आपकी फास्ट होगी, आपका कैलकुलेशन स्किल बहुत फास्ट होगा, ये बहुत रिक्वायर्ड होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप चाहो ना चाहो आपको देना है, 2023 से हर क्लास के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपलसरी करने जा रही है। आफ्टर क्लास 12th आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे ही होगा, कट ऑफ के बेसिस पे नहीं होगा। दिस इज द इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी ये चीजें लिखी हुई, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, और ऑलरेडी शायद आप करते भी रहते हो, ओलंपियाड्स देते हो, सारी चीजें देते हो। लेकिन अब हम उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जो आपका करियर बिल्डअप करेंगे, राइट। तो वहां पे आप देखोगे हमने ये चीज देखा है, ठीक है। समाउ हमने देखा है ये चीज, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है जब हड़बड़ी में करना है, राइट। जैसे मैं अपने एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूं, ठीक है। 9 + 6 उसने कर दिया 12, ठीक है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है लेकिन उसने एक जगह कर दिया 9 + 6 = 12, उसका आंसर नहीं आ रहा। ये इतनी छोटी सी गलती है, ये लिख के नहीं किया गया, ये तो ब्रेन के अंदर हुआ है। ये इतनी छोटी सी गलती है कि वो पकड़ में भी नहीं आ रही, क्योंकि वो बार बार कर रहा है और बार बार हड़बड़ी में 9 + 6 उससे 12 भी हो रहा है, राइट। और उसका आंसर नहीं आ रहा, वो फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर उसने क्वेश्चन छोड़ दिया, सारे लॉजिक सही लगाने के बाद भी। घर आने के बाद जब ठंडे दिमाग से सोचा तो समझ में आया कि अरे ये तो मैंने 9 + 6 12 कर दिया था, वो तो 15 होना चाहिए था, राइट। अब ये कैलकुलेशन, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं कि 9 + 6 उसे नहीं पता, लेकिन जब बात आई स्पीड से करने की तब नहीं कर पाए, क्योंकि अपने ब्रेन को हमने वैसे ट्रेनिंग दी नहीं थी कि हम स्पीड से वो काम कर पाए, राइट। सो डेफिनेटली फास्टर कैलकुलेशन आपकी लाइफ का रिक्वायरमेंट है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये एप्टीट्यूड के साथ आपका डेफिनेटली ये चीज इंप्रूव हो जाती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बोला, इट इज गोइंग टू बी मस्ट फॉर यू, ऑल ऑफ यू, तो ये तो आपको देना ही देना है। आप इससे बच नहीं सकते, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करो। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डिक्लेयर्ड है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होना ही पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि ना एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम जिस एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं ये एप्टीट्यूड है आपका मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड ये मैंने डिजाइन नहीं किया है, मैंने बार बार बोला है साइकोलॉजिकली डिजाइंड है, ठीक है। दो तरीके से चेक होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आप पूरी क्लास 9 10 का जो मैथ्स है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसको मैथ्स नाम दिया गया बट दैट इज नॉट एक्चुअली मैथमेटिक्स। आप जो चीजें पढ़ रहे हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो सबको आनी चाहिए, वो लाइफ में आपके काम आएगी। आप होटल में खाना खाने बैठोगे वहां भी परसेंटेज लग के आता है, ठीक है, राइट। वहां भी जो बिल आता है उसमें परसेंटेज रहता है, 4% जीएसटी, 5% जीएसटी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दो पार्ट होता है, एक होता है नंबर एनालिसिस और एक होता है आपका कमर्शियल मैथ्स। अभी मैं सारे एग्जांपल्स भी देके आपको बताऊंगा। दूसरा होता है क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को डेवलप कर रहा है, राइट। ये आपका जो होता है ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को डेवलप कर रहा है। और ये पार्ट जो है क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, या इसी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आपके कॉमन सेंस को इंप्रूव कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये नंबर सीरीज से कोडिंग डिकोडिंग से कॉमन सेंस कैसे इंप्रूव होता है, हमें भी नहीं पता होता। मैंने बोला ना हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्किंग है हमें नहीं पता, इसलिए मैंने बोला ये चीजें हमने डिजाइन नहीं करी हुई है, तो साइकोलॉजिकली डिजाइन है। कुछ लोगों ने रिसर्च किया है कि हाँ भैया अगर इस चीज को पढ़ोगे तो आपका कॉमन सेंस इंप्रूव होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग के भी दो पार्ट हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझती है, पूरा एजुकेशन सिस्टम समझता है। आपको पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स फ्रॉम 2023। 2023 से एप्टीट्यूड को मैंडेटरी किया जा रहा है, ये 6th क्लास ऑनवर्ड से हर बच्चे को पढ़ना होगा।
और ऑलरेडी अभी आप देख लो, आप जितने भी ओलंपियाड वगैरह देखोगे वहां पे आपको एप्टीट्यूड पूछा ही जाता है। और अगर हम स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की बात करें एनटीएससी की, वहां मैट का पेपर है, ठीक है। अगर हम जेएसटीएससी की बात करें वहां मैट का पेपर है, ठीक है। अगर हम एनएसई जेएस की बात करें तो वहां पूरा नहीं, लेकिन हाँ कुछ पोर्शन मैट का आता है, ठीक है। तो ऐसे आप जितने भी एग्जाम देख लो, ठीक है। आप आईओ क्यूएम में चले जाओ, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप उसका कुछ पोर्शन देखोगे तो एप्टीट्यूड बेस्ड है। और जिनका एप्टीट्यूड अच्छा है, मतलब जिनका ये स्किल सेट अच्छा है, वही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, राइट, ठीक है। माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? फटाफट से एक बार हैंड रेस कर दो इफ सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू गेट माई वॉइस प्रॉपरली, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। तो आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, राइट। क्योंकि अब जो पार्ट है वो सबसे अब मैं सारे पार्ट क्वेश्चंस वाले पार्ट पे जा रहा हूं, जिसमें अब आपको और ज्यादा मजा आएगा। अभी तक तो हम ज्ञान की बातें कर रहे थे। एक चीज ध्यान रखना, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस कॉन्शियस को भूलना नहीं। जब हम 11th 12th में, आई एम बेसिकली अ जेई ट्रेनर, हम लोग, मैं जेई के लिए बच्चों को ट्रेन करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में। तो देखो एक चीज बहुत मैंने, मतलब जो अपने एक्सपीरियंस से हमने सीखी है कि जो आपका बेसिक 9th 10th का लेवल है ना, अगर ये फंडामेंटली साउंड नहीं, तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। वही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाली बात है। बहुत छोटे छोटे कॉमन सेंस वाली चीजें बच्चों को नहीं क्लियर होती हैं। उन बच्चों को जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, दे आर एब्सोल्युटली डूइंग इनक्रेडिबल, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। बट स्टिल जब वो 11th में आते हैं, दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग। वाई? बिकॉज फंडामेंटल लेवल पे काम नहीं था। फंडामेंटली शायद उतनी चीजें उनको नहीं पता थी। अब फंडामेंटल का मतलब क्या है? अगेन मैं बोलूंगा, एप्टीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं, नॉट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट है वो, बट एप्टीट्यूड पे काम नहीं हुआ प्रॉपरली। इसीलिए उनकी रीजनिंग स्किल्स कम है, इसीलिए शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं, मतलब इंटेलिजेंस होते हुए भी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी, इंटेलिजेंस कैसा बोला जाता है कि एग्जांपल है कि इंटेलिजेंस इज अ लास्ट थिंग व्हाट यू रिक्वायर टू गेट सेलेक्टेड, टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इंटेलिजेंस की जरूरत कभी नहीं पड़ती। किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ भी कर लो, खाली आज की नहीं, पूरे लाइफ टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूं, चाहे आपकी उम्र में हो चाहे मेरी उम्र में, इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सबसे आखिरी चीज होती, मतलब वो रिक्वायर्ड है लेकिन सबसे लास्ट में। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत रिक्वायर्ड होती, डिसीजन मेकिंग बहुत रिक्वायर्ड होती एवरी डे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। यू डू जॉब, जॉब में चले जाइए, आपको परफॉर्म करना है। आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लीजिए, आपको परफॉर्म करना है। आपको इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है, हर जगह एप्टीट्यूड क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट। और देखो एप्टीट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन अपने आप डेवलप कर लेता है। और साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला, उस क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करो, इन चीजों को आप काम करो। आपको बाहर काम क्या करना है, ये चीजें प्रैक्टिस करनी। आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करो, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी। और क्रिटिकल थिंकिंग की वर्किंग का जो हमारा ब्रेन होता है वो सेंट्रल पे होता है, यहां बीचों बीच होता है हमारा, ठीक है। पहले एक कॉन्सेप्ट है ना आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का, वो खत्म कर दिया साइकोलॉजिस्ट ने। बोला ना ना जी, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट तो भूल जाओ, ऐसा है नहीं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस पे जाओ आप। क्योंकि ब्रेन के तो 3 पार्ट है, दो तो है ही नहीं, राइट। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं कि इनको हम डेवलप, देखो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मैंने बता ही दिया, एनटीएससी है हो गया, जेएसटीएससी हो गया, एनएससी जेएस हो गया। 2023 के बाद मैंडेटरी होने जा रहा है, तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होता क्या, ये मैंने टॉपिक्स के नाम बताए हुए हैं आपको, ये आपने ऑलरेडी सुने होंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्बल रीजनिंग किसे बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग किसे बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किसे बोलते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे से एग्जांपल्स की। जैसे आपको एक स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं एप्टीट्यूड के एनहांसमेंट के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड, मैट, ठीक है। मैट में हमें किस तरीके की चीजें पढ़नी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, राइट। साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं खाली मैट, मतलब एनटीएससी की मैट की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल भी साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको दिन का आधा घंटा, यही जो आपकी एज है 9th और 10th वाली, खाली ये 2 साल आपको ये काम करना है। दिन का आधा घंटा आपको इन चीजों को सॉल्व करने में देना है, आप ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे।
ये स्टडीज हैं, जाके यूट्यूब पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टडीज को आप सर्च करो, आपको वहां पे ये चीजें मिलेंगी। ठीक है। ये प्रॉब्लम आपने देखी, जैसे डायरेक्शन सेंस है। ठीक है। यार मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्शन सेंस क्या है, बड़ी इजी सी चीज है, लेकिन जब मैंने बड़ा हुआ और मैं लोगों के साथ घूमना चालू किया, तब मुझे समझ में आया भाई बहुत बहुत प्रॉब्लम है डायरेक्शन सेंस की। आदमी, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, मेरे बाजू में आदमी बैठा हुआ है, वो मुझे रास्ता बता रहा है और वो हाथ दिखा रहा है लेफ्ट में और बोल रहा है राइट। आई हैव सीन, मेरे मेरे साथ में ये हो चुका है। तब मुझे समझ में आया कि यार डायरेक्शन सेंस तो बड़ी उटपटांग चीज, सबको नहीं होता नॉलेज। कैलेंडर है, कैलेंडर कैलकुलेशंस में हम बड़े वीक हैं। सिंपल सी चीज, एनालॉजीज हैं। ठीक है। ये सब कॉमन सेंस की, यहां कोई फॉर्मूले थोड़ी है। मेंटल एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग का मतलब होता है एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपको फॉर्मूला मैंने सिखाना ही नहीं है। फॉर्मूला है ही नहीं, मुझे सिर्फ क्वेश्चन बताने और आपके एप्टीट्यूड चेक करना है। और वैसे बहुत सारे जहां आप कमजोर हो उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। बस यही मेरा काम है। सारी बात समझ में। अब देखो, अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, जैसे सिंपल आपको क्वेश्चन दिख रहा है 2 6 12 20 30, बताओ इसका अगला नंबर क्या होगा। ठीक है। 2 6 12 20 30, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ इसका अगला नंबर क्या होगा। फास्ट, जितना फास्ट आंसर कर सकते हो। चलो, दो आंसर आ गए। ठीक है, फास्ट फास्ट सभी के लिए ये, फटाफट। तीन आ गए। ओके। ओके, बहुत सारे आंसर आ गए। इसका अगला नंबर है 42। राइट। अब देखो, मैं आपको जो चीज यहां पे बताने जा रहा हूं वो समझो। ठीक है। आप सबने शायद अलग अलग किया होगा, मैं पैटर्न बताते जाऊंगा, आप जज करते जाना आपने कौन सा पैटर्न यूज किया। आपने यहां से देखा, अच्छा इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। तो अगला डिफरेंस 12 का होना चाहिए। राइट। तो 30 + 12 42 होगा। कितने लोगों ने ये लॉजिक फॉलो किया, जस्ट रेज योर हैंड। जस्ट रेज योर हैंड जिन लोगों ने ये लॉजिक फॉलो किया। राइट। ओके। अब देखो, दूसरा एक बताता हूं मैं आपको तरीका। ठीक है। 2 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 × 2। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3। 12 को मैं लिख सकता हूं 3 × 4। 20 को मैं लिख सकता हूं 4 × 5। 30 को लिख सकता हूं 5 × 6। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6। तो अगला होना चाहिए 6 × 7। राइट। कितने लोगों ने ये लॉजिक फॉलो किया। ईमानदारी से हाथ उठाना, क्योंकि हमें जजमेंट में इजी होगा कि भाई हाँ आपके सोचने का तरीका क्या हो। मैंने बताया उसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन करा सकते हैं। यस। ठीक है, कुछ लोगों ने ये लॉजिक भी फॉलो किया। अब मैं आपको और चीज दिखाता हूं। ठीक है। अब देखो 2 जो है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1² + 1। 6 को लिख सकते हैं 2² + 2। 4 + 2 6 हो गया। 3² + 3, 9 + 3 12 हो गया। 4² + 4, 4 का स्क्वायर 16 + 4 आपका 20 हो गया। ठीक है। 5² + 5, 25 + 5 30 हो गया। तो अगला क्या होगा, 6² + 6। तो 36 + 6 42 हो गया। ये भी हो सकता है। अब मान लो मैं 1² + 1 को लिख दूं। ठीक है। 1² + 1 को मैं ऐसा लिख दूं कि 2² - 2। 2² + 2 को मैं लिख सकता हूं 3² - 3। 4² - 4, 5² - 5, 6² - 6। तो नेक्स्ट क्या होगा, 7² - 7। तो 49 - 7 अगेन 42 हो गया। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गंगेश, राइट। या वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अप्रोच। राइट। यार क्वेश्चन तो एक ही है, इसलिए बोलते हैं दिस इज द स्टडी ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ कोई रूल नहीं है बॉस, ये तो फ्री स्टाइल है। आपका एप्टीट्यूड है। देखो, एप्टीट्यूड का मतलब क्या, आपको एक सिंक मिलेगा, आपका एक ऑलरेडी सोचने का तरीका है। हमें नहीं समझ में आता मैथ्स हमारे दिमाग को कैसे डेवलप कर रहा है, लेकिन बॉस कुछ तो होगा ना मैथ्स में। जो आईआईटी में सेलेक्ट होके जा रहे हैं वही बाद में कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं। जब वो सीईओ बन रहा है तो मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहा है यार, कंपनी का डिसीजन ले रहा है। लेकिन कुछ तो मैथ्स ने उसके दिमाग में किया है ना।
तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ गई। वही बोल रहा हूं, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर काम कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये है तो काम की चीज, एप्टीट्यूड दिमाग तो तेज करती है। अब देखो इतनी सारी चीजें में मैथ्स कहां पे लगा? मैथ्स ये लगा कि बॉस 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, n into n+1। जनरल तो यही हुआ ना, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से एक कम है तो क्या हो गया ये सीरीज, n into n+1। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, n² + n, ये हो गया आपका, राइट। अब अगर मैं ऐसा लिखूं n+1 का होल स्क्वायर माइनस n+1, ये हो गया आपका, ये सारे एक ही हैं। तो मुझे बेसिक सीखने का मेरे तरीका कहां से मिल रहा है? सीखने का तरीका मेरे को मिल रहा है मैथ से। यहां कोई लॉजिक, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला मैंने खुद बना लिया सारा। ऐसे ही 8-10 फॉर्मूले होते हैं पूरे सीरीज के डिफाइन करने के लिए, उससे सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो दुनिया का। और अगर मैं इसकी ऑब्जेक्टिवली बात करूं, ये तो सब्जेक्टिवली बात हो गई कि इसको पढ़ के आपका दिमाग तेज होगा, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्टिवली बात करूं तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी और जेएसटीएससी, आपको पता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके सीरीज के आते हैं। और मैथ एक ऐसा टॉपिक होता है, अगर आपको एनटीएससी सेलेक्ट होना है तो मैथ में 100% मार्क्स आने, एक भी गलत नहीं हो सकता। दैट इज वेयर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग तो करनी पड़ती, राइट। अच्छा, अगर आपसे ये पूछूं, चलो फटाफट बताओ, पोजीशन ऑफ लेटर एम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फास्ट, एकदम फटाक से चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। पोजीशन ऑफ लेटर एम फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अल्फाबेटिकल लेटर एम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉरवर्ड से पोजीशन क्या है और बैकवर्ड से क्या है? चलो एक आया, ओके, गलत है कुछ लोगों का, आई वुड नॉट नेम एनीबॉडी, बट हाँ कुछ लोगों का गलत है, कुछ का एक ही पोजीशन आ रही है। आई हैव आस्क्ड पोजीशन ऑफ लेटर एम फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, नंबर बताना है आपको, कौन से नंबर पे है वो, राइट। ओके, अब देखो गलती क्या होती है यार, एम की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ए से आप शुरू करोगे काउंट करना। देखो अभी यहीं पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ए से काउंट करोगे तो एम की पोजीशन 13th है, आप काउंट करके देखो, जो एम की पोजीशन है वो 13th है। अब लोगों ने बोला अच्छा जी 13th है, तो टोटल 26 तो लेटर होते हैं, फॉरवर्ड से 13, बैकवर्ड से 13, राइट। फॉरवर्ड से 13, बैकवर्ड से 13। बैकवर्ड का मतलब मुझे कहां से काउंट करना है, मुझे जेड से काउंट करना है, ठीक है। अब सपोज करो मैं बोलता हूं इसकी जेड से पोजीशन बैकवर्ड से एक्स है, हर चीज को मैं मैथ्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं कहीं। फॉरवर्ड से मुझे पता चल गया 13th पोजीशन है, लेटर एम की फॉरवर्ड से 13th पोजीशन है, तो बैकवर्ड से पोजीशनिंग क्या हो जाएगी, एक्स हो गई। तो 13 प्लस एक्स कितना होना चाहिए, कौन बताएगा मेरे को फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, 13 प्लस एक्स कितना होना चाहिए? यस, और यहां आप सारे लोग गलत हो गए, क्योंकि 13 प्लस एक्स 26 नहीं होगा, 27 होगा। अरे एम 2 बार काउंट कर लिया ना भाई, फॉरवर्ड से भी काउंट किया, बैकवर्ड से भी काउंट किया। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, देखो आपने भी करी, आप सबने करी। एम को आपने 2 बार काउंट किया है, ए से जब काउंट किया तब भी एम पे पहुंच के रुके, और जब जेड से काउंट किया तब भी एम पे पहुंच के रुके, तो एम 2 बार थोड़ी काउंट होगा, एक ही बार होगा ना। तो अगर 2 बार काउंट किया तो टोटल 27 हो गया, तो एक्स कितना हो गया, 27 माइनस 13, दैट इज 14। तो बैकवर्ड पोजिशनिंग आपको कभी भी निकालनी है सॉरी, बैकवर्ड पोजिशनिंग अगर आपको कभी भी निकालनी है तो आप 27 से सब्ट्रैक्ट करोगे, 26 से नहीं करोगे। सिंपल एप्टीट्यूड की चीज है, और ये बचपन से पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है, मैंने एम ही क्यों दिया लेटर यहां पे, क्यों, ठीक है, बचपन से पढ़ा हुआ है कि अगर इवन नंबर है, ठीक है, 26 आपका इवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं, इसके 2 मिडिल टर्म आते हैं, है ना, 26/2 एंड 26/2+1। अगर n आपका इवन नंबर है तो इसके मिडिल टर्म 2 होते हैं, n/2, n/2+1।
अगर ऑड नंबर होता है टोटल, जैसे मान लो अगर मैंने मान लो 1 2 3 बोला, तीन तीन नंबर है ना, तीन ऑड नंबर है तो इसका मिडिल टर्म एक ही होता है। लेकिन अगर इवन नंबर है 1 2 3 4, चार टर्म है, तो यहां से जाओगे तो ये दूसरा, यहां से आओगे तो ये दूसरा। तो एम मेरा मिडिल लेटर है, इसलिए मैंने एम दिया था यहां पे। वैसे किसी के लिए भी रूल एप्लीकेबल है, लेकिन मैंने एम जानबूझ के दिया था, राइट। तो 26/2 यानी 13th फॉरवर्ड से, और 26/2 + 1 यानी कि 14th बैकवर्ड से। ठीक है, एक मजेदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे एक चीज आती है, ठीक है। आपको बोलता है ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हैं। ये जो चीज हमने करी, ठीक है, एम वाली, इसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग। रैंकिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनकर के आते हैं। कॉमन सेंस यूज होगा, कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। लेकिन उस कॉमन सेंस को सोचने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो हम आपको सिखाएंगे। और सिखाने के बाद मैथ के मेरे सारे स्टूडेंट जिनको कभी हमने पढ़ाया है ज्ञान संचार की तरफ से मैथ, उनका मैथ्स में 100% स्कोर आया है, और उनका एप्टीट्यूड भी बढ़ा है। दे फील द डिफरेंस, राइट। देखो ये चीजें जो है ना, ये सब्जेक्टिव है। आपकी पढ़ाई का जो इंप्रूवमेंट है वो आप ही बता सकते हो, कि आपको फील होगा कि हाँ यार अब मेरे को ना बेटर फील हो रहा है, मेरे को चीजें ज्यादा समझ में आने लगी, और कोई दूसरा नहीं बता सकता। मार्क्स इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज, ये ध्यान रखना। नॉलेज इज समथिंग एल्स, मार्क्स इज समथिंग एल्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th तक में 70-75% के थे, वो आईआईटी सेलेक्ट हो गए, क्योंकि उनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर था, राइट। देखो अब इसी एक सीरीज में आएगा एक क्वेश्चन है कि बैट, एक कोई मैंने फॉरेन लैंग्वेज क्रिएट कर दी, मैंने बोला बैट को उसमें मैं 41 बोलूंगा, कैट को मैं 61 बोलूंगा, तो उस लैंग्वेज में रैट को मैं क्या बोलूंगा? फटाफट से आंसर करो। बैट को मैं बोल रहा हूं 41, कैट को मैं बोल रहा हूं 61, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम कहां पे है। बैट की बात करते हैं, BAT, बैट की बात करते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं, ठीक है। किसी का भी सही नहीं आया मेरे पास अभी तक, एक भी रिस्पॉन्स सही नहीं है। लेट मी टेल यू बैट। अब पोजीशनिंग, सेकंड लेटर है अल्फाबेट सीरीज का B, फर्स्ट लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज का A, और 20th लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज का T। अगर इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी थर्ड लेटर को फर्स्ट लेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 2 = 40, और उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये 41 हो गया, राइट। सिमिलरली कैट के लिए अगर हम करते हैं CAT, तो देखो यहां पे ये आपका थर्ड लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज का, ये फर्स्ट लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज का, एंड T जैसा मैंने बताया ये 20th लेटर है। तो थर्ड को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 23 = 60 + 1 ऐड किया, तो ये 61 हो गया, राइट। तो सिमिलरली यही पैटर्न मुझे रैट में फॉलो करना पड़ेगा ना। जब मैं लैंग्वेज बना रहा हूं तो पैटर्न थोड़ी चेंज कर दूंगा। तो 18th लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज का R, 20th लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज का T, एंड फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज का A। तो 20 × 18 करोगे तो 18 2 = 36, 360 हो गया, +1 361 हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं इसे? 361 लिखूंगा, राइट। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं सिंपल, कि 22, या मैं ऐसा बोलूं 24 46 68, तो अगला लेटर सीरीज का क्या होगा? 24 46 68, अगला लेटर सीरीज का क्या होगा? तो देखो आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो यहां पे, आप बोल रहे हो सर इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो ये शायद 22 का है, इसका डिफरेंस चेक करते हैं तो ये भी 22 का है, अगला डिफरेंस भी 22 का ही होगा।
राइट। तो 68 प्लस 22 कर लेंगे हम, ठीक है, तो आपका 90 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि नहीं ये 90 या मैं इसकी जगह लिखूं 810, तो ये गलत है क्या? यस धर्म, यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं 810 मान लो, 90 ऑप्शन में ही नहीं है, आपको चार ऑप्शन में 90 है नहीं, 810 है, तो गलत थोड़ी है। किसने बोला आपको सिर्फ मैथ्स लगानी है? हमने क्या बोला, कॉमन सेंस लगाना है बाबा, राइट। भाई ये 2 है, 4, अगला 6 हुआ तो अगला 8 हो जाएगा, ये 4 था, 6 हुआ, 8 हुआ तो अगला 10 हो जाएगा। सी वी आर नॉट लर्निंग मैथमेटिक्स हियर, राइट, वी आर नॉट लर्निंग मैथमेटिक्स हियर, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, हमें कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव, ये मैं क्वालिटेटिव की बात कर रहा था, क्वालिटेटिव में मैंने कुछ ही चीजें चूज करी हैं अभी, ठीक है। सिंस दिस इज जस्ट अ वेबिनार, राइट, ऑलरेडी हम 1 घंटे के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो बहुत लंबा वेबिनार हम नहीं कर सकते, तो मैंने जस्ट एक आपको सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बात करता हूं परसेंटेज की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, हम शॉप्स पे जाते हैं, वहां लिखा रहता है यार 40% प्लस 50% डिस्काउंट। अभी देखना जनवरी एंड में आपका जब विंटर सेल आएगा, ठीक है, फिर आपका फेस्टिवल सेल्स आते हैं, कई जगह ऐसे आप शॉप्स मॉल्स में जाओगे ऐसा लिखा रहता है, इवन आपके अब ऑनलाइन के सेगमेंट्स में आप देखोगे ब्रांड्स के एड आते हैं, 40% प्लस 50% डिस्काउंट ऑन मंत्रा, ऑन फॉलोइंग ब्रांड्स, यानी कि टोटल डिस्काउंट 90% है। इज इट सो? और अगर नहीं है तो कितना है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो मैं वेट करूंगा उस दिन का जब लिखा रहे 40% प्लस 50% प्लस 30%, राइट, मतलब 120% हो गए, यानी कि पूरा पूरा फ्री तो रहेगा, 20% एक्स्ट्रा कैश भी मेरे को देगा सामान के साथ में, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, और ऐसा भी नहीं होता कि 90% डिस्काउंट तो मेरे को पैसा ना देना पड़े, या 100% डिस्काउंट तो मुझे पैसा ना देना पड़े, पैसा तो तब भी देना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, राइट। या अगर मैं आपको इसी सीरीज में पूछूं कि यार मान लो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल के लेंथ को मैंने 10% इंक्रीज कर दिया और ब्रेड्थ को मैंने 10% डिक्रीज कर दिया, तो चेंज इन एरिया कितना होगा? क्या एरिया चेंज रहे होगा, नहीं होगा, सेम रहेगा, क्या होगा? ठीक है, अगर मैंने लेंथ को 10% इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को 10% डिक्रीज किया, तो चेंज इन एरिया सेम रहेगा, नो चेंज, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक रामबाण चीजें बताता हूं। अगर एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कोई भी चीज या तो मल्टीप्लाई में हो या सक्सेसिव हो, ठीक है, कोई भी चीज या तो मल्टीप्लाई में हो या सक्सेसिव हो, राइट। किसी कंट्री की पॉपुलेशन इस साल 10% बढ़ी, अगले साल और 10% बढ़ी, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 2 साल में? तो ये सक्सेसिव है, एक के बाद एक, जैसे कि ये आपका सक्सेसिव है, राइट। 40 प्लस 50 मतलब पहले 40 मिलेगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 50 मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। सिमिलरली एरिया का क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले आप लेंथ लोगे फिर आप ब्रेड्थ लो, उनको मल्टीप्लाई करो, तो कोई भी चीज अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई होके मिलती हो मुझे, तो मान लो मैं एक क्वांटिटी को, जो एक क्वांटिटी आपकी है उसको मैं एक्स ले लूं, दूसरी क्वांटिटी को मैं वाई ले लूं, तो नेट चेंज क्या होता है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बस आपको साइन क्या ध्यान रखना है, कौन सा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज। अब जैसे यहां पे देखो, लेंथ 10% इंक्रीज हो गया तो 10, ब्रेथ 10% डिक्रीज हो गया -10, प्लस 10 इंटू -10 बाई 100, तो ये तो कैंसिल हो गया,
ये आया -1%, यानी कि एरिया 1% रिड्यूस हो जाएगा। एरिया आपका 1% रिड्यूस हो जाएगा, राइट। देयर विल बी अ चेंज, आप सब कह रहे हो ना देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी अ चेंज ऑफ 1%। सिमिलरली देखो डिस्काउंट सक्सेसिव है ना, तो डिस्काउंट मतलब माइनस, तो -40, एक्स की वैल्यू -40 हो गई, वाई की -50 प्लस -40 इंटू -50/100। अब ये कितना हो गया -90, और करोगे तो ये हो जाएगा +20, मतलब -70। मतलब नेट डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 70% का मिल रहा है आपको। यू हैव टू पे जस्ट 30%। हाँ, x प्लस वाई प्लस XY/100 वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, दैट इज अ मैजिक ट्रिक। वो डेफिनेटली व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर द क्लास, तब मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा क्यों हुआ ऐसा, ये कहां से आया। ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज का रामबाण इलाज है। रामबाण, पता नहीं आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले रामबाण समझते हो कि नहीं समझते हो। रामबाण का मतलब होता है थिंग विच कैन बी डन एवरीवेयर। आई एम टेलिंग यू मैथ इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग, ठीक है। मैथ, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एनटीएससी और जेएसटीएससी, ऑन एन एवरेज आपका एप्टीट्यूड एनहांसमेंट मेरी जिम्मेदारी, मैं वो करवा के दिखा सकता हूं आपको। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी, ये मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा ये कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, इसको फॉलो कर लो कल से ना, वैसी पढ़ाई नहीं करनी जिसका बेसिस ना पता हो, ठीक है। पढ़ाई तो वही करेंगे जिसका बेसिस पता हो, राइट। अभी मैंने आपको परसेंटेज की एक छोटी सी ये सब पूछी जाती है चीजें, ये आपका एनटीएससी में डायरेक्ट लाइव पूछा गया क्वेश्चन। 10% लेंथ इंक्रीज किया, अभी का है मेरे ख्याल से 2019 2018 दिल्ली जोन का है, लेवल 1 का, ठीक है। अब बोलने के लिए मैथ्स मैथ्स थोड़ी है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यार। अगर मैं आपको बोलूं कि यार x प्लस 1/x की वैल्यू मान लो 2 है, मैं बोलूं x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से बताओ। ये भी 2 होगी, ठीक है, बिकॉज 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। कैसे? ये चीजें मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ये चीजें मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है क्लास 9th का। नंबर सिस्टम इज द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट। 9th में आप जो भी मैथ्स पढ़ रहे हो दैट इज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट, राइट। सो एज, देखो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि एप्टीट्यूड जो है आपकी लाइफ का एक मेजर वे डिसाइड करता है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यार, जो भी जिस जगह पे अपने बेस्ट जगह पे बैठा हुआ है ना, नॉट ओनली बड़े बड़े लोगों की बात, आपकी लाइफ में भी आपको, मेरे चाचा मामा, आप कोई तो मतलब हमारी फैमिली में होता है जो एक बेंचमार्क होता है कि यार उनके जैसा बन के दिखाओ। देखो वो आईएएस ऑफिसर बन गए, जो भी जिस जगह में बेस्ट कर रहा है ना, आप उनका चेक कर लेना, उनका एप्टीट्यूड बहुत हाई होता है। दे आर वेरी फास्ट डिसीजन मेकर्स। और ये वही नॉर्मल सी मैथ्स की चीज है जो आपको करनी है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैथ्स आपके दिमाग में, ये मैथ्स नहीं है, ये कॉमन सेंस है, खाली मैथ्स नहीं है इसमें। डायरेक्शन सेंस की बात करेंगे, डायरेक्शन सेंस में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी, राइट। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा वहां पे। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सेशंस फ्रॉम 25th ऑफ द दिसंबर, राइट। बेटा x प्लस 1/x को आप कभी भी, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, x प्लस 1 अगर 2 है तो आप स्क्वायर करके देख लो। अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करो, दोनों साइड में आप स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, प्लस 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 - 2 विच विल बी इक्वल टू 2, राइट। तो ये आप कोई भी पावर करते जाओगे, कोई भी पावर करके देखते जाओ, आपको यही मिलेगा। और इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। अगर आप 10th के हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो उसमें भी ये चीजें अप्लाई होंगी। tan थीटा, अगर x की जगह में tan थीटा रख दूं, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, या होता है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2।
tan थीटा प्लस cot थीटा की मिनिमम वैल्यू भी 2 होती है। अभी एनटीएससी में ही पूछा गया, अगेन 2020 दिल्ली जोन का ही क्वेश्चन है, ये 2019 का शायद, ठीक है, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 2 ही होगी, दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, 2 ही होगी। तो देखो वो क्वेश्चन जिसको सीधे पढ़ रहे हैं और टिक मार रहे हैं, वो आपके एप्टीट्यूड से आ रहा है आपके। अब हमारा काम क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये पार्ट आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचा देना है, इतना डीपली इसको रूट करना है आपके दिमाग में। और ये डीपली रूट कैसा होगा, एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक होती है प्रैक्टिस की, राइट, एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक होती है यार। एप्टीट्यूड की बहुत सपोज आप एक चीज सोच के देखो यार, आपने डिसाइड है बॉस, मैंने ना कल क्रिकेट का मैच है, स्कूल का कल क्रिकेट का मैच है, बॉस सेंचुरी मैं ही मारूंगा, तू देख लेना। गुड एटीट्यूड, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, मारना भी चाहिए। बट सोचो अगर आपको स्किल ही ना हो बैटिंग की, तो आप कैसे मान लोगे? क्या किया आपने अपने उसके लिए क्या? अच्छा, बैटिंग की स्किल के साथ भी ये है कि आपको पता है कि मैच किसके साथ है, आपको पता है उसमें बॉलर कौन है, कितने खतरनाक बॉलर है। हैव यू डन दिस स्टडी? दिस इज एप्टीट्यूड। मैंने वही बोला ना कि सचिन जब जाता है तो सारे बैट्समैन यार बैटिंग कर रहे हैं ना एक साथ, अकेला थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा है वो। देन व्हाई इज ही बेटर, व्हाई विराट कोहली इज बेटर देन अदर्स? ऐसा क्या स्पेशल है उसके पास जो दूसरों के पास नहीं? क्या दूसरों को बैट नहीं मिल रहा खेलने के लिए? पिच, वो स्किल जो है वो एप्टीट्यूड है बेसिकली। उसका ब्रेन इतना शार्प है कि जब उसने प्रैक्टिस करी तो उसको ये समझ में आने लगा, अच्छा इस बॉल को इस तरीके से प्लेस करना, ये प्रैक्टिस से हुआ है। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता ना, जैसे मैं बोलूं यार एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है आपको, एनटीएससी का एग्जाम देना, मैट क्वेश्चन लिए शुरू हो गए ना। यू गॉट टू बी ट्रेन्ड। मैंने बोला ना, एक साइंटिफिक पढ़ने का इसका तरीका है जो मैंने डिजाइन नहीं किया, जो साइकोलॉजिस्ट ने किया है। हम सिर्फ आप तक पहुंचा रहे हैं उन चीजों को, राइट। एंड एज आई सेड दैट वी आर द ट्रेनर्स फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशंस। हमें पता है कॉम्पिटिशन्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन लोग सेलेक्ट होते हैं, और कॉम्पिटिशन देना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बोला, 2023 से ये चीजें कंपलसरी हो रही है। नो, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, वी आर प्रिपेयरिंग यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। हम आपको सिर्फ एप्टीट्यूड मतलब ऐसा सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बुला रहे, वट एवर वी विल बी टीचिंग यू दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड। अगर आप एनटीएससी दे रहे हो तो अभी काम आएगा। हम आपको मैथ्स के भी लिए ट्रेन करेंगे। जब हम लोग मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा 10th की मैथ्स को ऐसे भी पढ़ सकते हैं या 9th की मैथ्स को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट। एंड वी विल बी स्टार्टिंग दिस सेशंस फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ईयर एंड पार्टी विद ज्ञान संचार, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं, फन करेंगे, ठीक है। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे ट्रेनर हैं हमारे पास में, ठीक है, जो आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। सो देयर विल बी कोऑर्डिनेटर्स, जिन लोगों ने आपको आज कोऑर्डिनेट किया होगा ये आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। देयर आर द कोऑर्डिनेटर्स। अगर आप स्कूल की तरफ से हमें ज्वाइन किए हो आज, तो आपके स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको हमारा नंबर प्रोवाइड करेंगे, या कुछ कोऑर्डिनेटर्स ने डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट किया होगा, राइट। तो आप उनसे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दे विल बी डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। देयर वर फ्यू